हेलो दोस्तों, कक्षा 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण का यह सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने अम्ल और क्षारक के बीच अंतर को जाना था। अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं वो भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो ऊपर इस आइकन बटन को दबाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को 2 या 3 अम्ल और क्षार के उदाहरण जरूर याद हों, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे ही अक्षारक के कुछ उदाहरण याद रखो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो अब शुरू करते हैं अम्ल और धातु की अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो सोडियम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद है तो उसमें हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था। वो सक्रियता श्रेणी क्या थी? ये थी कि इसके अंदर जो पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील है और गोल्ड से नीचे आप प्लैटिनम भी याद कर सकते हो, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर ये घटते क्रम में है सबसे कम क्रियाशील। यहाँ पर जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और जो अधिक क्रियाशील होता है कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब यहाँ ये सोडियम अधिक क्रियाशील है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इस क्लोरीन के साथ उत्पाद बना लेगा। सोडियम की संयोजकता भी एक है, क्लोराइड आयन की संयोजकता भी एक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन को इसने विस्थापित कर दिया। तो हाइड्रोजन अकेला स्थिर नहीं रहता, दूसरे हाइड्रोजन तत्व के साथ आबंध बना के एक अणु बना लेता है। अब देखिए, अब इस अभिक्रिया से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये एक धातु है और धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और एक लवण का निर्माण करती है। आप लोग पहले ही ये रट्टा मत लगाओ, पहले आप इस रासायनिक समीकरण को समझें। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से की हुई है। वो सिर्फ ये नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में काम लेके आनी है, वो आपको बहुत जगह काम आएगी। आप टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ो ताकि कम से कम याद करना पड़े, और लिंक करके पढ़ोगे आपको समझ भी आएगा और ज़्यादा दिनों तक याद भी रख पाओगे। तो यहाँ पर हम अम्ल की जगह अब धातु की अक्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो सेम यहाँ पे जिंक है। अब जिंक जब इस क्षारक के पास आएगा तो सक्रियता श्रेणी में देखते हैं कि वो सोडियम और हाइड्रोजन
इन दोनों में से किससे अधिक क्रियाशील है और किससे कम। इस सक्रियता श्रेणी में देखिए, ये जिंक है, ये सोडियम और ये हाइड्रोजन। जिंक की अभिक्रिया थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सोडियम को तो विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील है जिंक से। तो जिंक के बस की बात नहीं है सोडियम को इसके यौगिक से हटाना, मगर जिंक ठान के आया है किसी को तो हटाएगा, तो उसका बस अपने से कमज़ोर पे तो चलेगा ही, तो वो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो नया उत्पाद बनता है सोडियम जिंकेट, और यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है क्योंकि जिंक सोडियम को तो निकाल नहीं पाया, क्योंकि जिंक कम क्रियाशील है सोडियम से, अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। अब यहाँ पे इन दोनों अभिक्रियाओं को जब हमने अच्छे से समझा है, तो यहाँ पे अब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, क्षारक के साथ अभिक्रिया करें, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्लियर? तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई अपनी गंध नहीं होती, इसका कोई अपना स्वाद भी नहीं होता, यानी ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, या फिर बोल सकते हो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। तो कैसे पता लगेगा? यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया में दिख गए हमें कि उत्पाद हाइड्रोजन गैस बनी है, वास्तव में इसकी जांच कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है? तो डोंट वरी, लगा लेंगे पता। एक छोटा सा सेटअप करना है, इस छोटे से सेटअप के द्वारा हम लोग पता लगा लेंगे कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, उस परखनली में कोई सा भी अम्ल, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। इसके अंदर कोई धातु डाली है, हाँ जिंक, इन्होंने यहाँ पे जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। अब देखिए, तो जिंक अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो जिंक सल्फेट बना लेगा जो कि एक लवण है। जिंक की संयोजकता भी 2 होती है, सल्फेट की भी संयोजकता 2, इसलिए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा फार्मूला बनेगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित किया है H2। अब समीकरण में तो हमने पता लग गया कि H2, अब यहाँ इस परखनली में H2 बनी है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे? इसके ऊपर कॉर्क लगाया, उस कॉर्क में एक छोटा सा छेद करके इस निकास नली को या प्रवाह नली को फिट किया, तो वो गैस यहाँ से होते हुए अब यहाँ जो ये हमने बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर साबुन के पानी का यानी साबुन का विलयन लिया है, तो वो गैस जब इस साबुन के विलयन में से गुजरेगी तो हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के बुलबुले ऊपर उठेंगे, और उन ऊपर उठते हुए बुलबुलों के पास अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं, तो जो वो बुलबुले हैं वो फट फट ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, यानी फट फट की आवाज़ उत्पन्न होगी जब वो बबल्स बुलबुले हाइड्रोजन से भरे उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। तो जब ये जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के संपर्क में आएगी तो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन गैस है, अगर फट फट की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं है। क्लियर? चलते हैं अगले गुणधर्म की ओर। यहाँ पर अम्ल
किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो बस आपको पता हो, अम्ल का फार्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, पर हम क्या क्या याद रखें ये नहीं याद रखेंगे, हम इनको समझेंगे कैसे आया है। अब ये धातु कार्बोनेट, कोई सी भी आप लोग धातु याद रखो, कोई सी भी। यहाँ पे मैंने सोडियम ली हुई है, सोडियम के अलावा पोटेशियम याद रखो, कैल्शियम याद रखो, आयरन याद रखो, जिंक याद रखो, कोई सी भी धातु जो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। तो हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया तो यही, ये धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का ये सूत्र हम 9th में पढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए हमें आता है ये। तो जो ऊपर आवेश होता है वो उसकी संयोजकता होती है, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए नीचे लिखा जाता है, आर पार गुणा करेंगे तो फार्मूला बनेगा Na2CO3, ये बन गया। अब जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? हाँ, साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। द्वितीय विस्थापन को दिमाग में रखिए, यहाँ पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ही है। जो यौगिक का पहला आयन होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। सेम यहाँ पे सोडियम धनायन और CO3 ऋणायन। तो ये अपने ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे, इस सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे ध्यान दो, देखो हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, कार्बोनेट की संयोजकता 2, तो फार्मूला क्या बना? H2CO3, H2CO3। और इस H की जगह कौन सा धन आयन आया? Na, तो फार्मूला क्या बना? NaCl। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, दो उत्पाद आ गए, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये है सोडियम क्लोराइड लवण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, ये आपका लवण है, अब ये है इसमें तो, और मैंने ये बनाया है, तो भाई ये जो कार्बोनिक अम्ल है ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, ये टूट जाता है, जो पानी और CO2 के अंदर। देखो H2CO2 है एक, ये तो CO3 यही बनेगा। अगर आप लोग ये H2CO3 लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अब आप लोग ये याद रखो कि अगर अम्ल है और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आग को बुझाने के लिए भी काम में लाई जाती है, अग्निशामक कहते हैं इसको। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, तो ये कार्बोनेट के ही उदाहरण हैं। इसका सूत्र बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ लेंगे CaCO3, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछ लेंगे CaCO3, खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछेंगे तो भी CaCO3। अब हमने ये देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। तो जैसे हमने हाइड्रोजन गैस की जांच की थी, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं था, कोई स्वाद नहीं था, कोई गंध नहीं थी, तो एक प्रयोग से पता लगाया था। तो सेम ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, तो इसको भी हम एक प्रयोग से पता लगाएंगे। इसके लिए भी हमें एक सेटअप लगाना पड़ेगा, तो इस सेटअप के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच करेंगे। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और इसके अंदर इन्होंने ऐड किया सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अब बनेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, आप वो भी ले सकते हो, पर डायग्राम में सोडियम कार्बोनेट है इसलिए मैंने रासायनिक समीकरण चेंज कर दिया, Na2CO3।
हाँ, उत्पाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? अभी आपको बताया था, सेम, ये धनायन ये ऋणायन, ये धनायन ये ऋणायन, तो चेंज करोगे तो यही बनेगा। अब इसमें जो CO2 गैस निकली है उसकी जांच करनी थी हमने। तो ये जो CO2 गैस निकलेगी, ऊपर तो कॉर्क लगा दिया, उस कॉर्क में एक छेद किया, छेद में से ये निकास नली अंदर गुजारी, तो जो गैस आएगी इस नली से होते हुए यहाँ आ रही है, और इस नली को हमने किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर, उस परख नली में हमने पहले ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला हुआ है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस पर निकास नली से इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संपर्क में आएगी, तो वो इसके साथ अभिक्रिया करके एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बना लेगी, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सफ़ेद रंग का अवक्षेप, अगर यहाँ पे सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है तो ये गैस CO2 है, अगर नहीं बनता तो CO2 नहीं है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है, यानी सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अब सेम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार वो इसके अंदर गुजर रही है, तो इसको वो, जैसे ये लगातार इसके अंदर जब आती है अत्यधिक मात्रा के अंदर, तो इस अवक्षेप को, जो कि एक अघुलनशील है, को ये घुलनशील उत्पाद के अंदर बदल देते हैं। अघुलनशील है कैल्शियम कार्बोनेट और घुलनशील है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके अंदर बदल देती है। देखिए, अगर थोड़ी सी मात्रा बुझे हुए चूने के अंदर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड की डाल दोगे तो एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप का उत्पाद का निर्माण होता है, और अत्यधिक मात्रा में CO2 इसके अंदर डालते रहोगे, यहीं पे लिख दिया कि अत्यधिक मात्रा में डाल रहा है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बना, लेकिन बनता गया, तो जो ये उत्पाद बनेगा, फिर यही CO2 हम लगातार ऐड कर रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया करके वो लास्ट फाइनल जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। लेकिन अगर हमारे पास अम्ल की जगह क्षारक हैं और वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं कि जब हमारे पास कोई अम्ल है, क्षारक है, जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल है ये अम्ल NaOH, ये है सेम, जब ये आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो वही द्विविस्थापन वाला करके देखो, ये धनायन है, ये ऋणायन, ये धनायन है, ये ऋणायन, ये धनायन इसकी जगह आ जाएगा H की जगह तो NaCl, और ये H Na की जगह यानी OH के साथ आ जाएगा तो H2O, यानी लवण और जल। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे लवण और जल का निर्माण होगा। तो देखिए, अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल ही क्षारक है, तो वो उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनके जो गुणधर्म है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को भी खत्म कर देंगे। तो जब इनका एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाता है तो इनकी प्रकृति उदासीन हो जाती है और ये उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। तो अब हम इनकी परिभाषा बता सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपके पास ये अम्ल है, इस अभिक्रिया को देखिए, रासायनिक समीकरण को, HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो सेम, फर्स्ट धनायन सेकंड ऋणायन, फर्स्ट धनायन सेकंड ऋणायन। तो ये धनायन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ आ गया, और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ। तो इनके सूत्र बनेंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो H2O बन गया। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, क्लोराइड आयन की संयोजकता होती है 1, तो MgCl2, तो MgCl2, और MgCl2 है लवण और H2O है जल। यानी इसमें लवण और जल का निर्माण होता है जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभी हमने जस्ट ऊपर क्या बात की थी कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल यहाँ बने हैं, अम्ल और अम्ल अभिकारक के अंदर सेम है, बस ये बचा यहाँ पे धातु ऑक्साइड है, यहाँ पे क्षारक। तो अम्ल लवण और जल तब बनाते हैं जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये अम्ल ने भी लवण और जल का निर्माण किया है। इसका मतलब जो ये धातु ऑक्साइड है ये क्षारकीय प्रकृति का है, ये भी क्षारक के जैसे काम कर रहा है। तो आप लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि धातु के जो ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइड हैं, उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय है। यहाँ देखिए, इससे पहले वाले में हमने अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी, और इसमें क्षारक अधातु, अम्ल की जगह क्षारक आ गया, धातु की जगह अधातु। लवण और जल का निर्माण ये भी करते हैं, यानी क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। तो सेम, क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, अम्ल के साथ। यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी जो अधातु ऑक्साइड है वो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, इनकी प्रकृति क्या है, अम्लीय। तो ये याद रखना, जो अधातु ऑक्साइड हैं वो उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि सिर्फ अम्लीय होती है। ये कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय भी होती है और उदासीन भी होती है। अब वो हमने देखने पड़ेंगे, वो जान से पता लगेंगे कि उनकी प्रकृति अम्लीय है या उदासीन है। अब अम्ल है या क्षारक है या उदासीन है, इसकी जांच हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ऊपर देखिए आई बटन है, क्लिक कीजिए, उस वीडियो का आनंद लीजिए। अगर ये 2-4 बातें जो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण हमने किए हैं, गुणधर्मों के बारे में जाना है, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको किसी गाइड से रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और सेम जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उन्हीं से इनके आंसर निकालेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखो क्यों नहीं, यानी रखने नहीं चाहिए कह रहा है, लेकिन क्यों, कारण। अब देखो क्या हो सकता है इसके अंदर। पीतल और तांबे के बर्तन, जो अपने कंसेप्ट पढ़ा है, पीतल और तांबा क्या है, धातु। पीतल तो चलो मिश्रातु है। कॉपर किसके साथ अभिक्रिया, दही खट्टे पदार्थ। तो दही और खट्टे पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल। अम्लों का यही तो गुण है, खट्टे होते हैं। तो जहाँ पे भी खट्टा पदार्थ अम्ल है उसके अंदर। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेती है, साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो ये जो लवण बना है ये विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बस एक यही कारण है जिससे पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है सामान्यतः यानी ज़्यादातर? तो ये हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के साथ समझाइए। तो धातु सबसे पहले आपके माइंड में लोहा यही आएगा, और अम्ल आपको बताया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हो कोई सा एक। तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl2 फेरस क्लोराइड ए लवण बना लेगा। अब हाइड्रोजन गैस की जांच, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो वो जांच आप लोगों को बताया था कि जब टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर अम्ल है और अम्ल के अंदर आप लोग धातु के जो टुकड़े गिरोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर उस को आप परख नली के ऊपर कोर्क लगा दोगे, कोर्क में से एक निकास नली की सहायता से हाइड्रोजन गैस को एक तरफ लेके आओगे, और इसके पास, इस निकास नली के मुंह के पास एक जलती हुई अगर मोमबत्ती आप ले आते हो तो वो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर फट फट की ध्वनि उत्पन्न हुई है तो इस निकास नली में से, प्रवाह नली में से हाइड्रोजन गैस निकली है, और वो हाइड्रोजन गैस इस रासायनिक अभिक्रिया की वजह से उत्पन्न हुई है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु यौगिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। इस धातु यौगिक का नहीं पता भी, करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। अगर बुदबुदाहट है इसका मतलब कोई ना कोई गैस है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। वेरी गुड। तो इसे आप कंक्लूजन माइंड में, कौन सी गैस हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही आग को बुझाने के लिए काम में आती है। हाइड्रोजन गैस तो खुद फटफट ध्वनि के साथ जलती है, और ऑक्सीजन गैस आग को जलाने का काम करती है ना, जलने में सहायता करती है। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी, हाइड्रोजन खुद जलती है और ये बुझाने का काम करती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, अब ये इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, और ये कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड भी है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित। अब देखिए, अगर आपको कंसेप्ट याद है, हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि अम्ल जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में जल। इन्होंने क्योंकि पूरे नहीं बताया ना, इन्होंने सिर्फ हिंट दिया है कि एक ऐसी गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड लवण बनता है, एक यौगिक ऐसा है। तो कुछ तो हमें भी पता हो फिर। यहाँ पे अब इसने बोल दिया कि कैल्शियम क्लोराइड, यानी जो कार्बोनेट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आप यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिखो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, तो ये तीनों ही उत्पाद बनेंगे। अब ये कहता है इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर इसको संतुलित करना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ऊपर आई का बटन दबाइए और इस वीडियो के जरिए आप लोग आसानी से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है सीख जाओगे। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ही दिनों में इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंस अगेन थैंक्स।